हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। मंदी के इस दौर में आम आदमी परेशान है। सरकार, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार भरोसा दे रहे हैं, लेकिन यह भरोसा एतबार में तब्दील हो पाएगा या नहीं? बात करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अब बीजेपी में हैं। सलमान सोज है मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से। परंजॉय गुहा ठाकुरता हैं और डॉक्टर वाई के अलग, दोनों अर्थशास्त्री हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं जो बात कर रहा था, आर्थिक सुधारों पर क्या राजनीति हावी हो रही है? राजनीतिक फायदे नफे नुकसान के अंदर हम ज्यादा घुस गए हैं। जो रिफॉर्म्स हैं, जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स किक इन कर जाने चाहिए तो वो दरअसल किक इन नहीं किए। नहीं, ये कर नहीं सकते। देखिए, आप देख लीजिए नरसिम्हा राव को भी क्या प्रॉब्लम थी। वो उनके पार्टी ने उनको डिजोन कर दिया था आखिर में, क्योंकि उन्होंने डीरेगुलेशन करके जो पैसे कमाते थे टाउट्स बन करके, लाइसेंस देकर, कोटा देकर, उन सब की आमदनी खत्म हो गई थी, क्योंकि आवश्यक नहीं हुआ लाइसेंस की और कोटा की। तो वैसे ही आज प्रधानमंत्री जो बातें करनी है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके पार्टी उनको साथ नहीं देगी और उनको नरसिम्हा राव जैसे स्थान भी नहीं है। वो उनका तो कुछ चलता ही नहीं है। उनकी यानी जो निर्णय होती है वो तो दूसरी जगह होती है। उन्होंने स्पेक्ट्रम में सही बात कही थी राजा को, फिर चुप होना पड़ा। कोयले में उनको बाहर रहना पड़ा। 4 लोग बैठ करके उसके दफ्तर में वो सब तय कर दिया। तो ये आज कहना प्रधानमंत्री, आप सीधा आरोप ये लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को पूरी आजादी नहीं है कि जिस दिशा में वो अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहे वो नहीं ले जा पाएंगे। पूरी आजादी नहीं, कोई आजादी नहीं है उनके पास, एक भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए समस्या है। उनके विचारे अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, सब जानता हूं, बट मैं जानता हूं कि वो भी जब मैं मिनिस्टर था तो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर थे, बाद में नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो वो उनके पास विचारें हैं, जो क्या करना है वो सब जानते हैं, अनुभवी हैं, लेकिन एक कदम भी वो अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि कई निहित स्वार्थों का ऊपर असर पड़ता है इसका। परंजॉय, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर? प्रधानमंत्री जिस दिशा में ले जाना चाहें वहां नहीं ले जा पा रहे हैं। देखिए, आप राजनीति और अर्थनीति अलग करके कैसे देख सकते हैं? देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्टी का आर्थिक नीति में खास तो फर्क नहीं है। दोनों ये पूंजीवाद, ये खुली बाजार, यही सारे नीति में विश्वास करते हैं। मुद्दा और है, आज कांग्रेस के अंदर 2 हिस्से हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे कि ये नीति लेके हम तो मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। आप कह रहे कि गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं वो कम हो गए, मगर बेरोजगारी का तो समस्या आप कितना खत्म कर पाया? अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है ये कम हो गया। ये सारी चीज तो लोग आज बात कर रहे हैं। आज जब प्याज का दाम 60 रुपया किलो हो गया, 80 रुपया किलो हो गया, तो आप सोच लीजिए एक आम आदमी जिसके नाम में बार बार सरकार बहुत कुछ कहते हैं, उनका क्या हालत हो गया। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी गृहिणी से बात कीजिए, उनका जेब कैसे काट दिया सरकार ने। ये मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया और रुपया कमजोर हो गया, तो फिर विदेश से जो हम कच्चे तेल आयात कर रहे हैं उसका भी कीमत बढ़ गया, आपका डीजल का कीमत और बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, ये क्या अच्छी राजनीति है? ये अर्थनीति है? आपका चुनाव आने वाले हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे मुद्रास्फीति के ऊपर। आप कह रहे हैं कि विदेश में जो ऊर्जा का कीमत है देश में भी वही होना चाहिए, तो ठीक है, आप बढ़ा दीजिए पेट्रोल का कीमत, आप डीजल का कीमत बढ़ा दीजिए, तो आप मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश कैसे लगा पाएंगे? आप कैसे लोगों को रोक? मैं आपकी बात समझ गया परंजॉय, सोने में निवेश करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया। सलमान, क्या एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन भी है यूपीए में, कांग्रेस के भीतर, कि हम किस राह में चलें? जिस ओर इशारा कर रहे थे परंजॉय, इसीलिए मैंने उनकी बात बीच में काटी भी। देखिए, यूपीए सरकार तो उसी राह पे चलती है जिस राह पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहेंगे। देखिए, अगर स्वामी साहब, पहले मेरी बात तो सुनिए। अगर स्वामी साहब को आपने कहा इलेक्शन सीजन है, इसमें तो सियासत की बात होगी, लेकिन जो आम लोगों को तकलीफ है हमें उसकी बात करनी चाहिए।
आम लोगों को तकलीफ है, इस वक्त महंगाई का टाइम है, हमें ये देखना है, हमको अपने सर मिलाने हैं, हमें सोचना है कि हम किस मशवरे से लोगों का ये मसला हल कर पाएं। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका हमको समझना चाहिए, घर पे जो लोग बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए। महंगाई के सलमान, मैं एक बार फिर आपको टोकना चाहूंगा, यहाँ मैं दर्शकों को भी बता दूं, महंगाई की चर्चा हम दिसंबर 2009 से कर रहे हैं और 50 के बाद तो मैं गिनती गिनना भूल गया था, छोड़ दी मैंने, कि कितनी बार प्रधानमंत्री ने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने और वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि महंगाई हम काबू पा लेंगे, बस 15 दिन और, 2 महीने और, 3 महीने और, यहां तक के वादे हुए। कुछ नहीं हुआ। महंगाई 4.5 साल हो गए सलमान। नहीं देखिए महंगाई, सुनिए बात, महंगाई की बात एक आप लोगों को जो घर पे बैठे हैं लोग, उनको भी पता है और पता होना भी चाहिए कि महंगाई के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंटरनेशनल जो तेल की कीमत है, वो देखिए 2000 में कहां थी या एनडीए टाइम में कहां थी, तकरीबन $30 पर गैलन। आजकल तकरीबन $101 पर गैलन के हिसाब से हम चल रहे हैं। जब तेल की महंगाई आती है, उससे बहुत सारी इकोनॉमी में फर्क पड़ जाता है, महंगाई का टाइम आ जाता है। नहीं, ये आप विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए सलमान, आम आदमी किसी को भी सत्ता पर किस लिए बिठाता है, सत्ता में काबिज क्यों करवाता है, कि उनके सरोकार पर खरी उतरे सरकार। आप हमें यह सिर्फ नहीं बता सकते कि ये तो मैं भी जानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिक्कत है, मंदी का दौर चल रहा है। सरकार ने क्या किया? सरकार सिर्फ मजबूरियां नहीं गिनवा सकती है, सरकार का इकबाल होता है, हम आपको इसीलिए चुनते हैं। नहीं, सुनिए, मैं आपको सिर्फ ये मजबूरी की बात नहीं है, हमें पहले सोचना है। जब तक हमें बीमारी का पता न चले, बीमारी क्या है, उसका इलाज नहीं हो सकता। आप किसी डॉक्टर के पास 2008 में आई थी मंदी, 5 साल में आपको नहीं पता लगा बीमारी क्या है। लेकिन आप ये ना बताइए लोगों को कि बस 4-5 साल में कोई और चीज चेंज नहीं होती, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। इसीलिए जहां पर आप एक टूल इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वो फिर एक जगह नाकाम हो जाता है, दूसरा इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए अगर आपको महंगाई का देखिए क्या हो रहा है इस वक्त, अमेरिका ने, जैसे प्रोफेसर अलग ने भी बताया, अमेरिका में कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं वहां की मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में, आप किसी इमर्जिंग मार्केट को लीजिए, साउथ अफ्रीका को लीजिए, ब्राजील को लीजिए, उनकी भी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई हिंदुस्तान की तरह। जब करेंसी डिप्रिशिएशन होती है, उसका असर महंगाई पे होता है। और अमेरिका में जो चेंज आई है और जो आ रही है, वो बहुत बड़ी चेंज। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि वो यहां क्यों नहीं आ पा रहा। हम जो है, मेरा मूल सवाल ये है, मेरा मूल सवाल सलमान यही है, हमारे यहां ये क्यों नहीं बदलाव आ पाते? हम कंजर्वेटिव हो गए हैं क्या? बोल्ड जो थोड़े से नहीं हमें बहादुर होकर जो कुछ कदम उठाने हैं, शायद उससे हिचकिचा रही है क्या सरकार? अरे नहीं, बहुत कदम उठा सकते हैं। मेरे पास तो लिस्ट लगी हुई है कितने कदम उठा सकते हैं। पहले देखिए, हमने एफडीआई का जो रिफॉर्म किया, अब रिटेल में भी एफडीआई किया। आपको पता है कि बीजेपी ने एनडीए के टाइम में, मुरसोली मरन थे मिनिस्टर, उनके टाइम में नोट था कि वो सपोर्ट करते थे एफडीआई। अब आज को देखिए, अब तो बीजेपी तो नाराज है एफडीआई से। ये सियासत है एक हिसाब से। अगर हम एफडीआई करते हैं, रिटेल में भी आने देते हैं, यानी कि बाहर के इन्वेस्टर हैं, उनको थोड़ा हौसला अफजाई होगी, वो इनकरेज हो जाएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपके रुपए में फर्क पड़ेगा, आपकी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई, उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, एक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिस पे डिस्कशन चल रहा है। अगर हिंदुस्तान के स्टेट और सेंटर मिल जाए और जीएसटी का कुछ काम करें, तो उससे ये मैं नहीं कहता कि इलेक्शन के साल में ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे आगे का जो हिंदुस्तान आने वाला है, उसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं आपकी बात समझ गया, प्रोफेसर अलग जी। ये बातें तो लगातार चल रही हैं, जीएसटी की भी बात 5 साल से हम सुन रहे हैं, तैयारियां की जाती हैं। हम कंजर्वेटिव हैं क्या अपनी अप्रोच में अभी भी एज ए नेशन? हम बोल्ड कदम, कुछ नए आइडियाज पर अमल करने में हिचकिचाते हैं क्या? प्रोफेसर अलग, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, देखिए, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं। हमको रिफॉर्म करना चाहिए, हमको अपने बाजारों को रिफॉर्म करना चाहिए। हमारे कृषि के बाजार जो हैं, जिनसे कि अब इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी चीज है, या एनर्जी इन्फ्लेशन, वो सब करना चाहिए।
लेकिन अभी तो इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि दुनिया में जो हलचल हो रही है उससे, जैसे आपने कहा, सब देशों में ये प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। चीन का विकास का दर 10% से 7% हो गया है, भारत का 7 से 5 हो गया है। अब 5.5 से हम 6, 6.5 कैसे करेंगे, इस साल 5 का लोग अनुमान करते हैं। उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए और उसके लिए ये जरूरी है कि हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएं लोगों का। इस समय खाली अगर आप कोई एक कानून बदल देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 4-6 हफ्तों में फॉरेन डेट की थोड़ी आउटफ्लो ज्यादा हैं, लेकिन इक्विटी की ज्यादा आउटफ्लोज, फॉरेन शेयर्स की ज्यादा आउटफ्लोज अभी तक नहीं हुई हैं भारत में, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना होगा। ये जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी, कॉन्फिडेंस को लेकर मैं सिर्फ देशवासियों की बात नहीं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की छवि पर क्या कुछ बट्टा लगा है भ्रष्टाचार के चलते भी। और दूसरा, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, उड़ीसा का मैं जिक्र कर सकता हूं, बतेरे और हैं, आप करार कर लेते हैं, उसके बाद भी प्लांट नहीं लग पाएगा। भारत एक ट्रबलसम देश है, क्या यह भी संकेत जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में? नहीं, वैसे आज लेटेस्ट इश्यू इकोनॉमिस्ट का हेडलाइन ही ये है कि भारत को छोड़कर पूंजीपति क्यों जा रहे हैं। तो वास्तव में क्या है कि हर डील में भ्रष्टाचार के बारे है और वही लोग आ रहे हैं जो इन्हें भ्रष्ट काम कर सकते हैं। और जो भी आज डील्स बने हैं उस सब में विवाद है, सब में अवैधता है। तो ये सारी कारण यह है कि आज के परिस्थिति में नंबर 1 प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के कारण कोई आएगा नहीं और जो ईमानदार लोग हैं वो तो कम से कम तो नहीं आएंगे। और दूसरा है कि यहां जो जिस सस्ते दाम पर चीजों मिलनी चाहिए वो महंगी हो जाती है और जो भ्रष्टाचार में पैसा लोग कमाते हैं उसको वो मार्केट में लगा देते हैं, उसमें जमाखोरी करते हैं, उससे दाम बढ़ती है। इस प्रकार से सारा जो आज हमारी इकोनॉमी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। परंजॉय, क्या भारत की क्रेडिबिलिटी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं? बहुत सालों से क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, असली बात है, आप रिफॉर्म्स बार बार बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स का बात करते हैं। आपने कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता साहब ने कहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी अभी तक आया नहीं, क्यों? आपका तो सरकार 10 साल या 9.5 साल चल रहे, तो अभी तक क्यों नहीं लागू पाए? अब रिफॉर्म्स, बड़े बड़े रिफॉर्म्स क्यों? सिर्फ एफडीआई की बात है, विदेशी निवेशक की बात है। आपने 8-9 महीना पहले आपका एक राजनीतिक संकट हो गए थे क्योंकि तृणमूल यूपीए गठबंधन छोड़ के चले गए। क्यों? आप चाह रहे थे एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। आज आप कह रहे फिर दोबारा कानून बदलना पड़ेगा क्योंकि वॉलमार्ट अभी तक आया नहीं है। क्या आप समझते हैं विदेशी निवेशक आके हमारे देश का आर्थिक स्थिति एकदम बदल जाएगा परसों? ये होने वाले नहीं है जी। इंश्योरेंस में बोलिए, टेलीकॉम में बोलिए, असली बात है हमारे देश के जो पूंजीपति हैं वो खुद निवेश नहीं कर रहे हैं। यही तो समस्या है। कॉन्फिडेंस अपना देश के अपने लोग को ये अर्थनीति में, ये अर्थव्यवस्था में वो खत्म हो गया। आज यही है, दिस इज द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं। साख का सवाल भी हो गया है सलमान। अब नहीं, देखिए, ये कहना कि पहले परंजॉय साहब ने कहा कि ये जीएसटी तो बहुत सालों से सुन रहे हैं, आपकी सरकार है, आप करते क्यों नहीं? लेकिन ये जो टैक्स है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है और हर जगह कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। और ये भी नहीं है कि किसी पे ठोसा जाए, से कंसेंसस बनाना है, इसमें सबको मिल के काम करना है, क्योंकि सबके फिर इस मुल्क का बहुत फायदा होगा इस इनिशिएटिव से। तो ये तो ये नहीं कि सिर्फ यूपीए सरकार के हाथ में है ये सब कुछ। दूसरी बात ये कॉन्फिडेंस, पॉल क्रूगमैन है, एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट है, वो कॉन्फिडेंस पे जब रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पे हमला करती थी वो कॉन्फिडेंस पे कहती यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और पॉल क्रूगमैन ने इस थ्योरी को डिबंक कर दिया है, ये कोई कॉन्फिडेंस वगैरह की ऐसी बात नहीं है।
देखिए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स बहुत बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही एक हिसाब से नौजवान मुल्क है जी। 65% जो आबादी हमारी है 35 साल से कम की है, यानी कि हमारे पास एक आर्मी है नौजवानों की। चाइना से भी ज्यादा हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर, आप बाहर की जो इन्वेस्टर उनकी बात करते हैं, वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेमोक्रेसी है इस मुल्क में। बाकी मुल्कों को देखिए और फिर हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कीजिए कि फंडामेंटल्स जो फ्यूचर के हैं वो किधर हैं। हमारी रेटिंग्स क्यों गिरती जा रही हैं? फिर भी ये बात सब जानते हैं सलमान, ये बात सब जानते हैं। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज है, हमारी रेटिंग्स गिर क्यों रही हैं हर जगह? बढ़ कहां रही है या मुझे ये बता दीजिए। देखिए रेटिंग्स की बात बताता हूं क्योंकि मैंने भी थोड़ा इकोनॉमिक्स में काम किया है। रेटिंग्स का होता है, रेटिंग्स में शॉर्ट टर्म आउटलुक, मीडियम टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है। शॉर्ट टर्म में अगर इंडिया के, इन्होंने तो S&P वगैरह ने तो बड़े बड़े मुल्कों को डाउनग्रेड किया, अमेरिका को डाउनग्रेड का खतरा था। तो अगर यहां पर आप कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की वो रेटिंग्स क्यों कम हो रही हैं, तो ये नहीं कि बस हिंदुस्तान की रेटिंग्स, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो घर पे लोग बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं, ये नहीं कि बस हिंदुस्तान बस पीछे रह गया और तो सारे आगे निकल गए। उल्टी बात तो ये है कि हिंदुस्तान और चीन अभी भी सबसे आगे हैं। तो ये तो जो कॉन्फिडेंस जो है, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आप कहते हैं, मेरे ख्याल में ये यहां कुछ लोगों के दिमाग में है जो इसको बढ़ाना चाहते हैं। ये फियर मॉन्गरिंग है और उससे यह होगा कि ये देश के लोगों को भी, मुल्क के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी ये बताना चाहते हैं, शायद इलेक्शन सीजन है, यहां पर बहुत खराबी है, लेकिन कोई भी स्टेटिस्टिक्स इस वक्त उस पर सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए मैं समझ गया, थोड़ी वक्त की कमी है, ये पब्लिक सब जानती है। जो हमारे दर्शक बैठे हैं वो खुद भुक्तभोगी भी हैं, वो समझते भी हैं, वो मजबूरियां भी जानते हैं सरकार की, सरकार क्या काम कर रही है नहीं कर रही है वो भी बखूबी जानते हैं। सलमान आपका, परंजॉय आपका, डॉक्टर स्वामी, प्रोफेसर अलग, बहुत बहुत शुक्रिया। IBN खबर.com पर हमने सवाल पूछा।